हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो हम हिंदी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। हिंदी को अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी में हमारे पूरे पूरे मार्क्स आने की संभावना रहती है, बस आपको उसका रिविजन समय से करना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा समास, जिसकी समास का क्या मतलब होता है, जिससे हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, संधि। ठीक है, तो संधि में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दो वर्णों के मेल से जब एक विकार उत्पन्न होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, समास क्या होता है, समास का क्या मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो, शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द का निर्माण हो, तब उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जो एक चीज देखी है वो है हमारा सार्थक शब्द। अब सार्थक का क्या मतलब होता है कि जो अपने अंदर एक अर्थ को समेटे हुए हो उसको हम सार्थक कहते हैं। समास का हम दूसरा नाम कहते हैं कि इसको संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है, कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, समास हो जाता है। संक्षिप्तीकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि जब आपने बहुत बड़े वाक्य को किसी एक शब्द में निहित कर दिया तब हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारा कहलाता है कि यस ये हमारा समास। ठीक है, जैसे आपने कह दिया, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे आपने कह दिया जलचर। ठीक है, तो जलचर का मतलब क्या होता है, जलचर ने अपने आप में एक पूरे वाक्य को समाहित करके रखा जिसका अर्थ होता है कि जल में रहने वाले, जल में रहने वाले। इस पूरे वाक्य को हमने क्या कह दिया, उसको एक शब्द में निहित कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया और वो हमारा कहलाया जलचर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये कहलाता है हमारा समास। ठीक, अब इस समास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पद आते हैं। अब अगर जैसे आप इसी उदाहरण को देखोगे तो यहाँ पर दो पद आ गए, पहला पद दूसरा पद। ठीक है, अब यही दो पद इसमें मिलते हैं तो हम समास का एक और नाम भी रखते हैं जिसको हम कहते हैं, समास को दूसरा नाम दिया जाता है कि ये समस्त पद होता है। क्या होता है, समस्त पद होता है। ठीक है, समस्त पद का क्या मतलब होता है कि पूर्व पद और प्लस उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिलके जो एक पूरा नया पद तैयार करते हैं। ठीक है, एक नया सार्थक पद तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी नए सार्थक पद का नाम दिया जाता है समस्त पद। क्या नाम देते हैं उसको, समस्त पद कहते हैं। यानी कि अब उसके पास जो ये दो या दो से ज्यादा पद जो उसने निहित कर लिए और वो पूरा एक पद हमारा बन गया, पूरा एक शब्द हमारा बन गया, तो हमने उसको क्या नाम दिया कि ये हमारा क्या है, समस्त पद है। ठीक है, और फिर हम उसको क्या नाम दे देते हैं एक ही भाषा में, उसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, समास है। ठीक, अब समास की हमने ये परिभाषा को देखा, उसके उदाहरण को देखा, समस्त पद क्या होते हैं उनको देखा। अब बात करते हैं ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है पूर्व पद क्या है और उसके बाद आता है उत्तर पद। ठीक, पूर्व पद का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में जो हमारा पद पहला है, एक अर्थपूर्ण पद पहला है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। पहले पद को हमने क्या कह दिया, पूर्व पद कह दिया, और जो द्वितीय पद होता है, दूसरा पद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैंने जैसे लिख दिया है विषधर, ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैंने लिखा
विषधर। तो विषधर कौन हो गया? जो विष को धारण करे, राइट। तो इसका पहला पद क्या कहलाएगा? विष कहलाएगा। पहला पद क्या कहलाएगा? विष। और दूसरा पद क्या कहलाएगा? धर, यानी कि विष को धारण करने वाला। अब जब हम समास को उनके उपयोग, जो उनके प्रकारों में पढ़ते हैं, जब हम समास का उपयोग करते हैं, तब इन्हीं दोनों पदों के आधार पर समास का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जब हमने समास के प्रकारों को पढ़ा, तब हमने प्रकारों में देखा कि भाई कहीं पे पूर्व पद प्रधान था, कहीं पे उत्तर पद प्रधान है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है वही पद हमारा क्या कहलाता है? प्रधान पद कहलाता है। अब ये प्रधान पद क्या है, समझते हैं इसको भी। प्रधान पद क्या होता है? अब ये प्रधान पद उत्तर पद भी हो सकता है, पूर्व पद भी हो सकता है, या कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन प्रधान पद का मतलब होता है कि अगर किसी भी शब्द में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसको डोमिनेंट रखा जा रहा हो, जिसको प्रधान बनाया जा रहा हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान पद कहते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही हो उसी को क्या कहते हैं? प्रधान पद कहते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर है। अब ये पूर्व पद, उत्तर पद, प्रधान पद, ये आपको समझ आएगा जब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। जब हम ये पढ़ेंगे कि समास का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब अगर हम हिंदी की बात करते हैं या संस्कृत की बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करते हैं, तो वहां पर समास के आधार पर दो प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के आ गए? शब्द हमारे पास आ गए दो प्रकार के। पहले हमारे हो जाते हैं सामसिक शब्द। पहले कौन से हो गए? सामसिक शब्द हो गए। और दूसरे हो जाते हैं हमारे असामसिक शब्द। असामसिक शब्द। अगर हम सामसिक शब्दों की बात करें तो सामसिक शब्द हमारे कौन से होते हैं? जो हमारा समास और समास विग्रह के नियमों को क्या कर दे? हमें प्रदर्शित कर दे। यानी कि जिसके अंदर प्रथम पद और द्वितीय पद मौजूद हो, यानी कि जिसके अंदर समास हो, संक्षिप्तीकरण हो, शब्दों का अर्थपूर्ण एक मेल हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को सामसिक शब्द कहते हैं। लेकिन जिसमें इसी तरह के शब्दों का मेल नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता? समास की तरह वो नियमों को नहीं उसमें लागू होते हैं, ऐसे शब्द जो अपने आप में संक्षिप्तीकरण को निहित नहीं रखते हैं, टूटने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, उसमें कोई पद नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? असामसिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इनको जरा लिख लीजिएगा अपनी भाषा में कि सामसिक शब्द क्या है और असामसिक शब्द क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? तो अगर मैं सामसिक शब्द की अगर एक परिभाषा दूं आपको, तो सामसिक शब्द होगा कि जो क्या हो? जिसमें समास, यानी कि जिन शब्दों का संक्षिप्तीकरण को प्रदर्शित करे, ऐसे शब्द जो संक्षिप्तीकरण को प्रदर्शित करें, शब्दों के संक्षिप्तीकरण को प्रदर्शित करें, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सामसिक शब्द कहते हैं। ठीक है, असामसिक शब्द क्या हो गए? असामसिक शब्द का मतलब होता है कि जो संक्षिप्तीकरण को प्रदर्शित ना कर सके, राइट, जो संक्षिप्तीकरण को प्रदर्शित ना कर सके। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये हमारे कहलाते हैं असामसिक शब्द। ठीक, अब उदाहरण के तौर पर सामसिक शब्द कैसे हो गए? जैसे हमने कह दिया जलचर है, हमने कह दिया गगनचुंबी, नीलकमल, ये सब हमारे सामसिक शब्द हो जाते हैं। हमने कह दिया गगन, आकाश, ये हमारे सब क्या हो गए? आकाश जैसे एक शब्द है, सिर्फ इसने क्या बताया? कि आसमान के बारे में उसने बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरह के शब्द जो अपने आप में निहित रहते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं?
असामसिक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, इतना जरा नोट करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समास के जितने भी हमारे पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ा, ये हर कोई जानना चाहता है कि आपका पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होता है। लेकिन कब जानना चाहते हैं, जब आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एक ऑथेंटिक जो भी जिस भी पर्पज से आपने तैयारी की थी वो आपको मिल गया, फिर सब जानना चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है। राइट, तो इस तरह के एक व्यक्तित्व को अपना बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को ये बता सके कि एक स्ट्रेटेजी, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसको फॉलो करना। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो हम बना लेते हैं, पूरा लंबा चौड़ा पेज लेंगे, उसमें पूरा टाइम टेबल लिख लेंगे, लेकिन उसको फॉलो अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा कोई भी टाइम टेबल ऐसा मत बनाइएगा जिसे आप फॉलो ना कर सके। तो बेहतर है अपना उतना ही आप रिवीजन, उतना ही अपना टाइम टेबल बनाए जिसको आप स्ट्रिक्टली खुद के डिसिप्लिन के साथ फॉलो अप कर सके। राइट, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे पूर्व पद और उत्तर पद की। ठीक है, तो हमने कहा था कि एक समस्त पद है। समस्त पद हमारा कैसे मिलकर बनता है, पूर्व पद से और उत्तर पद से। ठीक है, समस्त पद हमने कह दिया राजा रानी। समस्त पद हमने क्या कहा, राजा रानी। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद क्या होगा, राजा, और उत्तर पद क्या होगा, रानी। तो ये एक सामसिक शब्द हो गया। राजा रानी हमने बता दिया। ठीक है, हमने कह दिया राजपुत्र। ठीक, तो इसमें पहला पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद हो गया पुत्र। ठीक है, हमेशा आप पूर्व पद और उत्तर पद में केवल इस समस्त पद को तोड़ेंगे। जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकलता है राजा और रानी। ठीक है, राजपुत्र का निकलता है राजा का पुत्र। ठीक, हमने कह दिया राजकुमार। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद हो गया कुमार। यानी कि एक ऐसा जिसको राजा क्या बना सके, अपना उत्तराधिकारी बना सके। राजकुमार किसको कहा जाता है, राजा के कुमार को। राइट, राजा का कुमार, वही कौन कहलाता है, राजकुमार कहलाता है, जिसमें योग्यता होती है कि वो अगला राजा बन सके। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है कि जब आप समस्त पद को जब आप उसके अर्थपूर्ण वाक्य में परिवर्तित कर दें, तब ये हमारा समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया राजयोग। ठीक, तो ये हमारा समस्त पद हो गया। समास विग्रह इसका क्या होगा, इसका समास विग्रह कहलाएगा कि राजा बनने का योग। राजा बनने का योग। ठीक है, या हमने कह दिया कि भाई आपका हो गया जैसे अपना पराया। अपना पराया ये कहलाएगा अपना या पराया। अपना या पराया। ठीक है, तो इस तरह के जो हमने क्या किया, जब हमने समस्त पद को क्या कर दिया, पूरे वाक्य में परिवर्तित किया, तो उस नियम को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा समास विग्रह है। हमने समास को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, हमने कह दिया, जैसे हम कह देते हैं राजपुत्र, हमने
हमने तोड़ के लिख दिया राजा का पुत्र। हमने लिख दिया कि भाई लंबोदर, लंबोदर। तो लंबोदर क्या होगा, जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबे पेट वाले को क्या कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है। ठीक है, हमने लिख दिया प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन को हमने क्या कहा है, प्रतिदिन कहा है। तो प्रत्येक, हर एक दिन के लिए हमने एक शब्द बना दिया, एक समास बना दिया, जिसको हमने क्या कह दिया, प्रतिदिन कह दिया। ठीक है, तो ये हमारा बात होती है किसकी, ये बात होती है समास विग्रह की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि समास के भेद कितने होते हैं, समास कितने प्रकार का होता है, इसको जरा नोट करेंगे। अब बात करते हैं समास के भेद। ठीक है, तो समास हमारा कितने प्रकार का होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास के भेद होते हैं 6। कौन कौन से, नाम लिखेंगे। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। नंबर 5 कर्मधारय समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ये हमारे 6 प्रकार के क्या होते हैं, समास होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन्हीं समास को हम क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। उसके साथ साथ जैसा कि हम पहले से ही आपको बताते हैं कि आप इनके क्या बनाते चलेंगे, की नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं पूरा अव्ययी भाव समास आपको बताऊंगी तो आप उसको साइड में शॉर्ट में आप बता देंगे कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें कौन सा पद प्रधान है और इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का क्या मतलब होता है, सबसे पहले कि अव्ययी भाव समास वो है जिसमें उसका पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद हमारा प्रधान होगा। ठीक है, पूर्व पद क्या है, प्रधान है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा इस समास में, इस समास में उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग पूर्व पद में इस्तेमाल किए जाते हैं, पूर्व पद में प्रयोग किए जाते हैं। ये इसकी दूसरी पहचान होगी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक, तीसरी पहचान इसकी क्या होती है कि इसमें अवयव, अवयव यानी कि अगर हम कह दें लिंग, कारक और वचन, इसमें क्या नहीं, ये तीनों चीजें इसमें नहीं बदलते, नहीं बदलते। ठीक है,
इसका लिंग भी समान रहेगा, वचन भी समान रहेगा और कारक भी समान रहेगा। तो ये तीनों चीजें इसमें क्या है, अपरिवर्तित है, वो इसमें नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रधान पद कौन सा हो गया, जानने वाली बात सबसे पहले यही है। इसका प्रधान पद कौन है, पूर्व पद इसका प्रधान पद होता है, यानी कि पूर्व पद ही डोमिनेटेड है। उत्तर पद की जो परिभाषा दी गई है वो उसके पूर्व पद पर आधारित है। ठीक है, अब जैसे हमने इसके उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण में हमने कह दिया जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, या हमने कह दिया निर्भय। ठीक है, हमने कह दिया अनुकूल। ठीक, यथाशक्ति, निर्भय, अनुकूल। प्रतिदिन, आजन्म, आमरण। ठीक है, तो यथाशक्ति ये एक क्या है, यथा, नी, अनु, प्रति, आ, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर शक्ति में से यथा को आप हटा देंगे तो शक्ति का मतलब तो एक ही रह गया, शक्ति। ठीक है, तो यथाशक्ति का, यथा ने इसका क्या मतलब बना दिया, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है जी। निर्भय, अगर हमने निर हटा दिया तो सिर्फ क्या बचा, भय, लेकिन निर लगाने से इस निर्भय का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो बदल गया। निर्भय से मतलब हो गया कि ना, जिसको किसी का भय नहीं, कि जिसको किसी का भी भय नहीं, किसी का भय नहीं। ठीक है, वो निर्भय होता है। अनुकूल क्या होता है, मन के अनुसार, मन के अनुसार। ठीक है, वही अनुकूल होता है। ठीक, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, आजन्म, पूरा आजन्म का क्या मतलब हुआ कि जन्म से। ठीक है, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, और फिर आजन्म से कब तक पता नहीं। अमरण यानी कि मृत्यु तक की बात की जा रही है, मृत्यु तक। ठीक, जन्म से लेकर आमरण मतलब मृत्यु तक। जैसे कहते हैं ना कि आमरण अनशन करेंगे, तो आमरण अनशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग जब तक हमारे प्राण नहीं निकल जाते तब तक सारी चीजें, भूख, जो भी हमारे खाने पीने की चीजें, हम सब क्या कर देंगे, त्याग देंगे। इसको कहते हैं आमरण अनशन, यानी कि मृत्यु तक हमारा अनशन चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास में क्या होते हैं, जो अवयव होते हैं वो बदलते नहीं, उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, पूर्व पद हमारा प्रधान होता है। ठीक है, शॉर्ट में ये चीजें लिख लेना। और उदाहरण, जैसा कि मैं पहले कहती हूँ, रिवीजन का जो उदाहरण का जो आपका टॉपिक है, उदाहरण आपके अलग अलग बुक से या अलग अलग जो भी आप किताबें प्रेफर कर रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन के लिए प्रेफर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा किताबों से रिवीजन करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल कैसी हो जाए, बिल्कुल ये चीजें टिप्स पे हो जाए। ठीक है, आप यहीं पे काउंट करके बता दो कि ये हमारा अवयवी भाव समास है, ये हमारा द्वंद्व समास है, ये हमारा द्विगु समास है। क्लियर है इतनी चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आता है नेक्स्ट तत्पुरुष समास। इसको जरा नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो तत्पुरुष समास का क्या मतलब होता है कि जब आप इसमें कारक चिन्हों का लोप करें या उसके जब संक्षिप्तीकरण आप उसका करेंगे तो उसमें कारक चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को हम कारक समास भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कारक समास भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है इसमें प्रधान पद कौन सा है। ठीक, तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि जो इसमें पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है, विशेषस्य होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज।
ठीक है। विशेषण, ठीक है, विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा का क्या बता दे, विशेषता बता दे, उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषस्य कौन होता है, अपने आप में संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, विशेषस्य कहते हैं। विशेषस्य कौन है, किसी भी टॉपिक में जो संज्ञा इस्तेमाल होती है उसी को विशेषस्य कहा जाता है। और संज्ञा की जो विशेषता होती है, संज्ञा की विशेषता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद इसका विशेषस्य होता है। और यही विशेषस्य, उत्तर पद ही इसका क्या कहलाता है, यही इसका प्रधान पद कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा कौन है, विशेषस्य है, और यही इसका प्रधान पद होता है। ठीक, अब इसमें एक और इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि जब दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाए तब उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तब उस समास को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में हमारे जो कारक इस्तेमाल होते हैं वो 6 कारक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमारे कौन से 6 कारक इस्तेमाल होते हैं। अब कारक होते हैं हमारे 8, कर्ता, कर्म, करण, अपदान, संप्रदान, संबोधन और आपका अधिकरण। ठीक है, तो ये कारक हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन इस तत्पुरुष समास में जो हम कारक इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे 6, यानी कि कोई हमारे 2 कारक इसमें से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उसमें से कर्ता कारक और हमारा संबोधन कारक को अलग कर देते हैं। इनको छोड़कर बाकी के जो बचे हुए 6 कारक हैं वो हमारे तत्पुरुष समास में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में एक एक करके हम उन्हें पढ़ेंगे